ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी जिंदगी एक ही पल में ऐसी करवट लेती है कि कुछ सेकंड पहले जो माहौल खुशियों से भरा होता है वही अगले ही पल डर और चिंता में बदल जाता है। अस्पताल में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक तरफ राजलक्ष्मी के जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशी थी तो दूसरी तरफ अनिका जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हालत इतनी तेजी से कैसे बदल गए। हर नजर अब सिर्फ अनिका पर टिकी हुई थी और हर दिल में एक ही डर था, क्या अनिका बच पाएगी। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ ले चुकी थी। अस्पताल के बाहर परिवार के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी के पास इस समय कोई निश्चित जवाब नहीं है। सबकी निगाहें डॉक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि अब अनिका की जिंदगी अगले कुछ घंटों पर निर्भर करती दिखाई दे रही है। ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे समय में परिवार के लिए इंतजार करना ही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। पिछले एपिसोड में डॉक्टर ने सभी को अनिका की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। डॉक्टर बताते हैं कि करीब 16 घंटे के बाद अनिका को होश आने की उम्मीद है और उसके होश में आने के बाद ही उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। आकाश बेचैनी में डॉक्टर से पूछता है कि क्या अब अनिका खतरे से बाहर है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि फिलहाल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है, लेकिन असली स्थिति का पता अनिका के होश में आने के बाद ही चलेगा। डॉक्टर की अगली बात सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताते हैं कि अनिका की याददाश्त भी जा सकती है और अगर समय पर उसे होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकती है। गुलेरिया और मारवा परिवार के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। सभी के दिमाग में तुरंत पिछली घटना घूमने लगी, जब अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उस समय उसने किसी को पहचानने से इनकार कर दिया था। परिवार के लोग उसके सामने अपने अपने रिश्ते बताते रहे, लेकिन अनिका की आंखों में हर चेहरा अजनबी दिखाई देता था। उस समय भी अनिका ने सबसे पहले बच्चों पर भरोसा किया था। धीरे धीरे उसकी बाकी लोगों को भी पहचानना और उन पर विश्वास करना शुरू किया था। लेकिन अगर वह स्थिति एक बार फिर लौट आई तो सबसे बड़ी परीक्षा रोहित की होगी। रोहित अनिका से बेहद प्यार करता है और उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं अनिका दोबारा उसे पहचानने से इनकार न कर दे। वह पहले ही एक बार यह दर्द झेल चुका था और अब दोबारा उसी परिस्थिति की कल्पना मात्र से उसका मन टूटने लगा था। रोहित कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। वह सामने मौजूद लोगों को देख जरूर रहा था, लेकिन किसी की बात उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। उसके लिए इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान मायने रखती थी और वो थी अनिका। अचानक रोहित अनिका के वार्ड की ओर दौड़ पड़ा। डॉक्टर और वार्ड बॉय उसे रोकने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर ने समझाया कि अभी अनिका की सर्जरी हुई है और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। संक्रमण का गंभीर खतरा है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता। लेकिन रोहित जैसे किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि उसे अनिका से मिलना है। वह बार बार यही कह रहा था कि अनिका उससे नाराज है
और वह उसके पास जाकर माफी मांगना चाहता है। रोहित को पूरा विश्वास था कि अनिका उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। उसे लगता था कि वह एक बार अनिका के सामने जाकर सॉरी बोल देगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले अगले घंटे इस परिवार के लिए कितने कठिन होने वाले हैं। रोहित लगातार यही सोच रहा था कि अनिका उससे नाराज है और शायद इसी वजह से वह उससे बात नहीं कर रही। वह खुद को समझा रहा था कि अगर वह एक बार अनिका के पास पहुंच जाए और उससे माफी मांग ले तो वह उसे जरूर माफ कर देगी। रोहित के शब्दों में सिर्फ बेचैनी नहीं थी, बल्कि अनिका को खो देने का डर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह कह रहा था कि अनिका भले ही अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त न करती हो, लेकिन वह उसके दिल को अच्छी तरह समझता है। उसे विश्वास था कि जिस तरह वह अनिका से प्यार करता है, उसी तरह अनिका भी उससे उतना ही प्यार करती है। रोहित की यह हालत देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। करण गुलेरिया भी अपने आंसुओं को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। उन्होंने खुद को लगातार इसलिए संभाल रखा था क्योंकि परिवार के बड़े होने के नाते उन्हें बाकी सभी लोगों को संभालना था। लेकिन रोहित की हालत ने उनका धैर्य भी तोड़ दिया था। करण रोहित के पास पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोहित के मन में वही एक बात थी, उसे अनिका से मिलना है। रोहित करण से कहता है, पापा, मुझे पता है कि अनिका मुझसे नाराज है, इसलिए शायद वह ऐसा कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह ज्यादा दिनों तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे बस एक बार उससे बात करनी है, मैं उसे सॉरी बोल दूंगा और वह मुझे माफ कर देगी। वह लगातार करण से अपना भरोसा करने के लिए कहता रहा। उसे विश्वास था कि अनिका जब भी उससे नाराज होती है, कुछ समय के लिए बात करना बंद कर देती है। रोहित को लगता था कि इस बार भी यही हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मामला नाराजगी का नहीं, बल्कि अनिका की जिंदगी और होश से जुड़ा हुआ है। रोहित फिर वार्ड की ओर बढ़ा। इस बार 2 वार्ड बॉय ने उसका रास्ता रोक लिया था। रोहित पहले कुछ पल रुका, लेकिन अगले ही क्षण उसका गुस्सा फूट पड़ा था। उसने वार्ड बॉय से कहा कि उन्हें पता भी है कि वे किसका रास्ता रोक रहे हैं। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह रोहित मारवा है और उसकी हिम्मत कैसी हुई उसे रोकने की। रोहित की आवाज इतनी कठोर थी कि वार्ड बॉय भी घबरा गए। वे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन रोहित इस समय किसी नियम को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक वार्ड बॉय को रास्ते से हटाने के लिए धक्का दे दिया। डॉक्टर ने यह देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि अब अकेले वार्ड बॉय रोहित को नहीं रोक पाएंगे। डॉक्टर ने तुरंत आकाश, गुलेरिया और चिराग मेहता से कहा कि वे रोहित को समझाएं। डॉक्टर ने साफ कहा कि अनिका की अभी अभी सर्जरी हुई है। अगर रोहित अभी उसके पास जाता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और उसकी हालत और बिगड़ सकती है। आकाश और चिराग दोनों डॉक्टर की बात समझ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रोहित की हालत देखकर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोहित की मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उसे किसी भी बात के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल था। चिराग ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि रोहित को समझाना आसान नहीं होगा, फिर भी उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यह कोशिश आगे उसके लिए एक दर्दनाक घटना में बदलने वाली है। चिराग धीरे धीरे रोहित के पीछे गया और बेहद सम्मान के साथ उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि इस समय अनिका से मिलना शायद ठीक नहीं होगा। वह जानता था कि उसकी बात रोहित को पसंद नहीं आएगी,
लेकिन वह डॉक्टर की चिंता भी समझ रहा था। चिराग ने रोहित से कहा कि अनिका को इस समय आराम की जरूरत है। अगर अभी रोहित उसके पास जाता है और किसी तरह का संक्रमण फैल जाता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले रोहित को अनिका की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रोहित ने चिराग की बात को भी रोकने की कोशिश के रूप में लिया था। वह अचानक गुस्से में आ गया और चिराग को धक्का देते हुए बोला कि वह सिर्फ उसका सेक्रेटरी है, उसका बॉस नहीं है। उसे यह बताने का अधिकार नहीं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसने चिराग को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दी। रोहित का धक्का इतना तेज था कि चिराग पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। उसके सिर और कंधे पर हल्की चोट भी आ गई थी, लेकिन चिराग को अपनी चोट की उतनी चिंता नहीं थी। उसे दुख इस बात का था कि जिस रोहित को उसने हमेशा मजबूत और बेहद प्रभावशाली इंसान के रूप में देखा था, आज वही इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा था। चिराग ने हमेशा रोहित की ताकत, अनुभव और व्यक्तित्व को करीब से देखा था। बड़े से बड़ा व्यक्ति रोहित के सामने सोच समझकर बोलता था, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी थी कि चिराग को रोहित से ज्यादा कमजोर कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे रोहित पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके दिल में रोहित के लिए और ज्यादा सहानुभूति पैदा हो गई। वह समझ रहा था कि यह रोहित का सामान्य व्यवहार नहीं है। अनिका को खोने का डर उसके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। रोहित भी कहीं न कहीं महसूस कर रहा था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन इस समय उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे जवाब दे चुकी थी। उसके लिए हर रास्ता सिर्फ अनिका तक जाकर खत्म हो रहा था। तभी आयशा मारवा ने दूर से यह सब देख लिया। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रोहित ने चिराग के साथ ऐसा व्यवहार किया है। चिराग को मारवा परिवार हमेशा अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता आया था। वह रोहित का बेहद वफादार सेक्रेटरी था और उसके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था। आयशा धीरे धीरे रोहित के पास पहुंची। उन्होंने रोहित से कहा कि वह खुद को संभाले। उन्होंने उसे उसकी हालत दिखाई और समझाया कि अगर वह खुद ही इस तरह टूट जाएगा तो अनिका का ख्याल कौन रखेगा। आयशा ने रोहित को याद दिलाया कि अनिका हमेशा चाहती है कि उसके आसपास के लोग मजबूत रहें। अगर उसे बाद में पता चला कि जब वह अस्पताल में थी तब रोहित खुद को संभाल नहीं पाया और उसके साथ गलत व्यवहार करता रहा, तो उसे यह जानकर बहुत दुख होगा। उन्होंने कहा कि इस समय अनिका को रोहित के साथ की जरूरत है, लेकिन उसके लिए रोहित को पहले खुद को संभालना होगा। आयशा की बातें धीरे धीरे रोहित के दिल तक पहुंचने लगी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी मां सही कह रही हैं। आयशा ने रोहित को समझाते हुए कहा कि अनिका हमेशा अपनी तकलीफों को खुद तक सीमित रखती है। वह अपनी परेशानी किसी के सामने नहीं रखती, लेकिन जब परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए आगे आती है। आयशा ने रोहित से कहा कि अगर अनिका को पता चलेगा कि उसकी वजह से रोहित इतना टूट गया था तो उसे खुशी नहीं होगी। इस समय रोहित को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पूरी फैमिली पहले से ही बेहद तनाव में है। धीरे धीरे आयशा की बातें रोहित के मन में उतरने लगी। आखिरकार रोहित अपनी मां के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा था। वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आयशा से लिपट गया था। जिस रोहित को पूरी दुनिया एक बिजनेस आइकॉन और किंग के रूप में जानती थी, आज वही रोहित अपनी मां के सामने पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ डर और दर्द था। उसके चेहरे पर वह ताकत नहीं थी जिसके लिए वह दुनिया भर में जाना जाता था।
रोहित काफी देर तक आयशा की गोद में सिर रखकर रोता रहा। उसके बाद लगातार तनाव, भूख, थकान और नींद की कमी के कारण उसकी आंख लग गई। पिछले काफी समय से उसने न ठीक से खाना खाया था, न पानी पिया था और न ही आराम किया था। आकाश ने जब देखा कि रोहित सो गया है तो उसने चिराग की मदद से उसे उठाकर एक बेंच पर लिटा दिया। अब अस्पताल में उस माहौल में लगभग हर व्यक्ति की आंखों के सामने अनिका के साथ बिताए पुराने पल घूम रहे थे। जब से अनिका उनकी जिंदगी में आई थी, उसने परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ किया था। अनिका हमेशा दूसरों की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करती थी। वह किसी की परेशानी देखकर पीछे नहीं हटती थी। मुश्किल समय में वह परिवार के लोगों के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती थी। लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। आज वही अनिका अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच थी और परिवार का कोई भी सदस्य उसके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। सभी के पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, रिश्ते और साधन, लेकिन इस समय किसी के पास अनिका को होश में लाने की शक्ति नहीं थी। यह बेबसी सभी को भीतर से तोड़ रही थी। इसी बीच दादी माँ की नजर करण गुलेरिया पर पड़ी। वह काफी समय से पूरी स्थिति देख रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि मारवा और गुलेरिया दोनों परिवार इस समय पूरी तरह टूट चुके हैं। दादी माँ करण के पास पहुंची। आज उनके स्वर में पहले जैसा अहंकार नहीं था। उन्होंने करण की स्थिति को समझते हुए उससे बात करने का फैसला किया। करण ने उन्हें देखा और सम्मान से बैठने के लिए कहा, लेकिन दादी माँ ने कहा कि वह बैठने नहीं बल्कि उससे कुछ जरूरी बात करने आई हैं। उन्होंने करण से कहा कि आज सिर्फ उनका परिवार नहीं बल्कि दोनों परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में लोगों को खुद को संभालना होगा। दादी माँ ने करण को याद दिलाया कि अनिका उसकी बेटी है, लेकिन वह मारवा परिवार की बहू भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित की जिंदगी में अनिका की क्या जगह है, यह सबने अपनी आंखों से देखा है। दादी माँ ने करण से कहा कि इस समय उन्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वे दोनों इस तरह टूट नहीं सकते क्योंकि परिवार के बाकी लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं। दादी माँ करण की सेहत को लेकर विशेष रूप से चिंतित थी। वह जानती थी कि करण काफी समय के बाद मुश्किल से संभले थे और अगर इस तनाव का असर फिर से उनकी सेहत पर पड़ा तो स्थिति गंभीर हो सकती है। करण खुद भी काफी समय से तनाव में थे, लेकिन वह अपनी परेशानी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दादी माँ से कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादी माँ ने समझ लिया कि करण सिर्फ उन्हें आश्वासन देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह साफ देख सकती हैं कि करण ठीक नहीं है। वह उसकी समस्या खत्म तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे एक बात जरूर समझा सकती थी। उसे खुद का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि उसे पूरे परिवार को संभालना है। दादी माँ ने यह भी कहा कि परिवार के बड़े होने की जिम्मेदारी आसान नहीं होती। वह खुद भी इस समय उसी जिम्मेदारी को निभा रही है, इसलिए वह करण की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकती हैं। करण उनकी बात से सहमत हो गए थे। दादी माँ ने एक वार्ड बॉय से करण के लिए पानी मंगवाया। पानी आने पर उन्होंने करण से कहा कि वह थोड़ा पानी पिए और खुद को शांत करने की कोशिश करे। उन्होंने करण को यह भी समझाया कि उन्हें परिवार को संभालने के लिए मजबूत रहना होगा। अनिका सिर्फ गुलेरिया परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि मारवा परिवार की जान भी है। इसलिए इस दर्द को दोनों परिवार सामान्य रूप से महसूस कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ आकाश चिराग के पास खड़ा था।
आकाश ने चिराग से कहा कि रोहित ने उसके साथ जो किया उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन चिराग ने आकाश को रोक दिया था। चिराग ने कहा कि वह रोहित से नाराज नहीं है, वह रोहित की स्थिति को समझता है। अगर वह भी रोहित को नहीं समझेगा तो आखिर कौन समझेगा। चिराग ने बताया कि उसने रोहित के साथ काफी समय बिताया है। उसने कभी रोहित को सिर्फ अपना बॉस नहीं माना, उसके लिए रोहित एक बड़े भाई की तरह है। उसने रोहित के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वह समझ सकता है कि आज रोहित की मानसिक स्थिति कैसी है। उसका उद्देश्य चिराग को चोट पहुंचाना नहीं था, वह बस अनिका को खोने के डर में अपना नियंत्रण खो बैठा था। आकाश चिराग की सोच से प्रभावित हो गया था। उसने कहा कि शायद यही वजह है कि रोहित और चिराग के बीच बॉस और सेक्रेटरी से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता है। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि रोहित को इस हालत में देखना बेहद कठिन है, लेकिन वे यह भी समझ रहे थे कि रोहित आखिर इंसान ही है। अनिका उसके लिए सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इधर दूसरी तरफ अस्पताल के दूसरे वार्ड में राजलक्ष्मी भर्ती थी और उसके पास मयूर मौजूद था, लेकिन मयूर का व्यवहार सामान्य नहीं था। राजलक्ष्मी जब भी उससे कुछ पूछती, वह बस छोटे छोटे जवाब देता और बात बदलने की कोशिश करता। मयूर जानबूझकर अनिका के बारे में राजलक्ष्मी से कुछ छिपाना चाहता था, लेकिन उसकी चुप्पी और बेचैनी अब राजलक्ष्मी की नजरों से बच नहीं पा रही थी। राजलक्ष्मी को पहले से पता था कि मयूर अपने होने वाले दोनों बच्चों को लेकर कितना उत्साहित था। उसने बच्चों के जन्म से पहले ही उनके लिए बहुत सारे सपने देख रखे थे। वह सोचता था कि बच्चे इस दुनिया में आने के बाद उनके लिए क्या करेगा और कैसे उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। लेकिन आज मयूर के चेहरे पर वह उत्साह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा किसी गहरी परेशानी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। राजलक्ष्मी ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मयूर ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह छोटा सा जवाब राजलक्ष्मी के शक को और बढ़ा दिया था। उसने मयूर से सीधे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तुम्हारी आंखें इतनी लाल है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत रोए हो। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? राजलक्ष्मी ने उसे याद दिलाया कि पहले भी उससे कई बातें छिपाई गई थी, इसलिए अगर इस बार भी मयूर उससे कुछ छिपा रहा है तो वह चाहती है कि वह सब कुछ सच सच बता दे। मयूर खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि राजलक्ष्मी को अनिका के बारे में पता चल गया तो उसकी चिंता बढ़ सकती है। उसकी हालत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, इसलिए मयूर ने बहाना बनाया कि शायद उसकी आंखों में कुछ चला गया है और नींद पूरी न होने के कारण आंखें लाल है। उसने कहा कि वह डॉक्टर से पूछने जा रहा है कि राजलक्ष्मी के लिए खाने पीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगा, राजलक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि मयूर उससे कुछ छिपा रहा है। मयूर ने उसे कभी इस तरह किसी सवाल से बचने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए आज उसका व्यवहार राजलक्ष्मी को और ज्यादा संदिग्ध लग रहा था। राजलक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने पास बैठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि जब मयूर से झूठ बोला ही नहीं जाता तो वह झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है। उसने कहा कि वह मयूर के हाव भाव और आंखों को देखकर उसकी मन स्थिति समझ सकती है। मयूर जानता था कि राजलक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है।
एक पल के लिए मयूर का मन हुआ कि वह सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसकी नजर राजलक्ष्मी की हालत पर गई। कुछ समय पहले ही उसकी डिलीवरी हुई थी और उसकी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, इसलिए मयूर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मयूर के मन में लगातार संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि राजलक्ष्मी को सच्चाई बता दे, क्योंकि अनिका उसके लिए सिर्फ बॉस नहीं थी, दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और परिवार का रिश्ता भी था। दूसरी तरफ मयूर को डर था कि सच सुनकर राजलक्ष्मी की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए वह खुद को रोक रहा था। मयूर ने फिर राजलक्ष्मी से कहा कि उसे अभी आराम करना चाहिए। उसने यह भी कहा कि उसे अपने बच्चों को देखना है, क्योंकि अब तक वह उन्हें ठीक से नहीं देख पाया है। लेकिन मयूर का यह व्यवहार राजलक्ष्मी को बिल्कुल सामान्य नहीं लगा। बच्चों के जन्म से पहले मयूर जितना उत्साहित था, अब उतना ही परेशान दिखाई दे रहा था। अब राजलक्ष्मी का शक लगातार बढ़ता गया। आखिरकार राजलक्ष्मी ने सीधे सवाल कर दिया, मयूर, क्या अनिका को कुछ हुआ है क्या? अनिका का नाम सुनते ही मयूर ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे कर ली। बस यही छोटी सी प्रतिक्रिया राजलक्ष्मी के लिए काफी था। उसे विश्वास हो गया कि बात अनिका से ही जुड़ी हुई है। राजलक्ष्मी ने कहा कि वह पहले से जानती थी कि सब लोग उससे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। उसे यह नहीं पता था कि क्या छिपाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ सकती है कि अनिका के बारे में कोई गंभीर बात है। उसने पिछली घटना का भी जिक्र किया जब अनिका को गोली लगी थी, और तब भी परिवार ने उससे सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में उसे किसी न किसी तरह उस घटना के बारे में पता चल गया था। राजलक्ष्मी ने साफ कहा कि अगर इस बार भी मयूर ने उससे कुछ छिपाया और बाद में उसे किसी और से सच्चाई पता चली, तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। मयूर के लिए यह सुनना बेहद मुश्किल था। वह अंदर से टूट रहा था। उसका मन कर रहा था कि राजलक्ष्मी को सब कुछ बता दे। आखिर अनिका उसकी अच्छी दोस्त, उसकी बॉस और उसके परिवार के हिस्सा थी, लेकिन वह राजलक्ष्मी की सेहत को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मयूर ने आखिरकार उसका हाथ पकड़ा और कहा, राजलक्ष्मी, मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं तुमसे कुछ छिपा भी रहा हूं तो शायद वह तुम्हारी सेहत के लिए ही है। तुम ज्यादा चिंता मत करो। जब तक हम सब हैं तब तक किसी को कुछ नहीं होगा। इतना कहते कहते मयूर की आंखों में आंसू आ गए थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और अचानक कमरे से बाहर निकल गया था। राजलक्ष्मी उसे इस तरह जाते हुए देखती रह गई। अब उसका शक पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उधर अस्पताल से दूर स्वाति मल्होत्रा भी अनिका का इलाज करने के बाद अपने किले में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पे राहत नहीं थी। वह एक जगह चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो। वह न किसी काम में ध्यान लगा रही थी और न ही किसी नई खोज में। उसकी हालत देखकर बूढ़े बाबा भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। कुछ देर तक स्वाति को देखने के बाद आखिरकार बूढ़े बाबा ने उससे पूछा कि क्या अनिका ठीक है और वह कब तक ठीक हो जाएगी। पहले स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द बाहर आ गया था। स्वाति मल्होत्रा ने भारी मन से कहा कि वह एक अच्छी मां नहीं बन पाई। हर माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसने अनिका को खुशियों से ज्यादा खतरे और दुश्मन दिए हैं। यह स्वाति मल्होत्रा का पछतावा था।
स्वाति ने खुद को अनिका की हर परेशानी के लिए जिम्मेदार माना था। उसने कहा कि उसने अनिका के लिए आखिर किया ही क्या है। जब अनिका छोटी थी तब भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसने सौतेले माँ बाप के अत्याचारों के बीच अपना बचपन बिताया। स्वाति को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अनिका को अपने बच्चों से भी लगभग 6 साल तक दूर रहना पड़ा। उसे खुद नहीं पता था कि उसके 3 बच्चे हैं और वे कहाँ हैं। स्वाति को सब पता होते हुए भी वह अनिका की मदद नहीं कर पाई। स्वाति की आंखों में पछतावा था। वह कहती है कि अनिका ने अपनी हर लड़ाई लगभग अकेले लड़ी है। उसे लगता है कि आज अनिका जिस हालत में है उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी अपनी गलतियों की भूमिका है। बूढ़े बाबा ने उसे समझाया कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन स्वाति खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर उसने वह डोज और V6 पावर ड्रग नहीं बनाया होता तो शायद अनिका की जिंदगी इतनी खतरनाक नहीं होती, शायद उसके इतने दुश्मन नहीं होते, शायद अनिका का बचपन सामान्य बच्चों जैसा होता, शायद उसे करण गुलेरिया से अलग होने का फैसला भी नहीं लेना पड़ता, और शायद अनिका को इतनी कठिन जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। लेकिन स्वाति ने यह भी माना कि इतने बुरे बचपन के बावजूद अनिका बाकी बच्चों से अलग है। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है और मुश्किल के सामने खड़ी हो सकती है। फिर भी आज उसे अनिका को इस हालत में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बूढ़े बाबा ने स्वाति को सांत्वना देते हुए कहा कि अगर उसने अनिका का इलाज किया है तो उन्हें भरोसा है कि अनिका ठीक हो जाएगी। उन्होंने उसे ज्यादा चिंता न करने के लिए कहा और उम्मीद जताई कि अनिका ही उससे जल्दी ही बात करेगी। लेकिन स्वाति की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा कि उसे डर है कि अनिका की जिंदगी में अभी भी न जाने कितने दुश्मन बाकी हैं। उसे यह भी लगता था कि उसके कारण ही अनिका को बचपन में माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिल पाया था, और शायद अब उसी के कारण अनिका अपने बच्चों से भी दूर है। स्वाति को अपनी जिंदगी और अनिका की जिंदगी में एक समानता दिखाई दे रही थी। वह भी कभी कभी अपनी बेटी से बरसों दूर रही थी, और अब अनिका भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनसे दूर रहने को मजबूर है। बूढ़े बाबा उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। वह समझ पा रहे थे कि स्वाति सिर्फ अपनी गलत की बात नहीं कर रही थी, बल्कि बरसों से अपने अंदर दबा हुआ दर्द बाहर निकाल रही थी। कुछ देर के बाद स्वाति ने अपनी पुरानी जिंदगी का एक और राज सामने रखा। उसने बताया कि उसने करण गुलेरिया के प्यार को स्वीकार नहीं किया था और करण से दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने का नाटक किया था। लेकिन आज उसकी नजर में अनिका की जिंदगी में एक अच्छी चीज जरूर थी, और वह अच्छी चीज थी रोहित। स्वाति ने कहा कि अनिका को ऐसा पति मिला है जो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आज उसने रोहित की आंखों में वह प्यार और दर्द देखा है जो कभी उसे करण गुलेरिया की आंखों में दिखाई देता था। उसे रोहित पर गर्व था। वह इस बात से संतुष्ट थी कि अनिका की जिंदगी में ऐसा साथी है जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बूढ़े बाबा ने स्वाति की बात सुनी और फिर उससे पूछा कि आखिर अनिका कब तक ठीक हो जाएगी। स्वाति ने साफ कहा कि वह निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकती। उसने अपनी तरफ से अनिका के शरीर से जहर निकालने की कोशिश की है और उसे एंटीडोज भी दिया गया है। अब असली बात यह है कि अनिका कितनी जल्दी रिकवर करती है और उसे कब होश आता है। लेकिन स्वाति की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ अनिका का होश में आना नहीं था। वह जानती थी कि असली सवाल उसके बाद शुरू होगा।
होश में आने के बाद अनिका किस तरह व्यवहार करेगी? क्या उसे सब कुछ याद रहेगा? क्या वह अपने आसपास के लोगों को पहचान पाएगी या फिर उसकी याददाश्त पहले की तरह चली जाएगी? इधर अस्पताल में भी सभी लोग उसी पल का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टरों ने जो समय बताया था उसके अनुसार अब परिवार के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से परेशान था। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई चुप बैठा था और कोई अनिका के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहा था। एक तरफ रोहित थक कर सो चुका था। करण खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। आयशा अपने बेटे को संभाल चुकी थी। चिराग चोट के बावजूद परिवार के साथ खड़ा था। आकाश डॉक्टरों की बात और परिवार की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ राजलक्ष्मी अपने वार्ड में अकेली थी। उसे अब भी विश्वास था कि मयूर उससे कुछ छिपा रहा है। उसके मन में अनिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। उसी समय श्रेया और नंदिनी ने देखा कि मयूर राजलक्ष्मी के कमरे के बाहर आ चुका है। श्रेया ने नंदिनी से कहा कि उन्हें अब राजलक्ष्मी के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह समय उसके लिए भी बेहद कठिन है। भले ही उसे अनिका के बारे में कुछ पता न हो, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन दोनों की बात पीछे खड़ी प्रीति ने सुन लिया था। प्रीति ने उससे कहा कि वे वहीं रुके, वह खुद राजलक्ष्मी को देखने जाती है। प्रीति राजलक्ष्मी के पास चली गई क्योंकि उसे भी उसकी चिंता हो रही थी। अस्पताल के उस माहौल में हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या अनिका होश में आने के बाद सबको पहचान पाएगी? क्या उसे रोहित याद रहेगा? क्या उसे अपने परिवार के सारे रिश्ते याद रहेंगे? या फिर पिछली बार की तरह उसकी आंखों के सामने खड़े सभी लोग उसके लिए अजनबी बन जाएंगे? किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। सभी जानते थे कि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। डॉक्टरों ने सिर्फ इतना कहा था कि अनिका के होश में आने के बाद ही उसकी स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। इसलिए परिवार को बस उस पल का इंतजार करना था। रोहित के लिए यह इंतजार सबसे कठिन था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं अनिका की आंखें खुले और वह उसे पहचान न पाए। उधर मयूर के मन में राजलक्ष्मी से छिपाई हुई सच्चाई का बोझ था। स्वाति अपने पुराने अपराध बोध में डूबी हुई थी। करण और बाकी परिवार अनिका के लिए चिंतित थे और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ही सवाल सबकी सांसें थामे हुए था। जब अनिका की आंखें खुलेगी तो क्या वह अपने अतीत को पहचान पाएगी, या फिर एक बार फिर उसके सामने खड़े सभी लोग उसके लिए अजनबी बन जाएंगे? अभी किसी के पास इसका जवाब नहीं था। सभी की नजरें उसी एक पल पर टिकी थी जिसका इंतजार अब पूरे परिवार को था। आगे की कंटिन्यू कहानी को देखने के लिए सुनते रहिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आप लोग मेरे वीडियो को हाइप भी करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए एक हिम्मत मिलती रहेगी।